चलिए एक्सपायर होगा तो बुला लूंगा। सर वो स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें कुछ वेटिंग रूम में। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ।
अच्छा बच्चों, जैसा आपको याद है कि लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट हो और राइट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में जो हमने मेथड देखा था, आज हम एक दूसरे मेथड से कुछ और सवालात को करेंगे। और वो क्या होगा, देखिए जब कभी भी आप एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, वो जनरल सॉल्यूशन आपको पता है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और पर्टिकुलर इंटीग्रल का या पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो ये जो अबव हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा जिसे हम y कहेंगे, ये बराबर होगा yc प्लस yp। और आप सब जानते हैं कि yc क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और yp जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अगर आपको yc निकालना है तो टू फाइंड yc वी हैव टू कंसीडर द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। और वो क्या होगी, जब आप गिवन इक्वेशन में जो फंक्शन ऑफ एक्स हैगा उसे ज़ीरो मान लें, और जब ये एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो फिर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मालूम करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। और उस इक्वेशन से फिर आप m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। m की वैल्यूज 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी, डिपेंड करेगा कि उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की हाईएस्ट पावर क्या है। जो उस m की हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही m की वैल्यूज आएंगी, और उन वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। अब अगर वो रूट सारे के सारे अलग अलग भी हैं और रियल भी हैं तो फिर वो केस 1 कहलाएगा, और उसमें हमारे पास जो y1 होगा वो e रेस टू द पावर m1x होगा, y2 जो है वो e रेस टू द पावर m2x होगा, एंड सो ऑन y3 y4। ठीक है, लेकिन अगर वो रूट्स जो आते हैं m की वैल्यूज वो सारे रियल तो हैं लेकिन एक जैसे हैं, तो फिर केस 2 कहलाएगा, और उसमें हमारे पास जो y1 होगा वो e रेस टू द पावर m1x होगा यानी mx होगा, और y2 जो है वो x e रेस टू द पावर mx होगा, y3 जो है वो x स्क्वायर e रेस टू द पावर mx होगा, यानी e रेस टू द पावर mx के साथ x की पावर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी जितने रूट्स रिपीटेड होंगे। और अगर वही रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो फिर वो केस 3 होगा, और उसका भी आपको बताया था कि y1 y2 किस तरह से निकाली जाएंगी या लिखी जाएंगी। जब आपके पास ये y1 y2 y3 आ जाएंगे या y4 जितने भी हैं, तो जो yc होगा वो क्या होगा, वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 एंड सो ऑन।
अब कितने वाइज आएंगे ये डिपेंड करेगा कि m की कितनी वैल्यूज आती हैं, और m की कितनी वैल्यूज आएंगी इसका फैसला होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, यानी वो सेकंड ऑर्डर की है, तो m की 2 वैल्यूज आएंगी, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो 3 आएंगी, 4 है तो 4 आ जाएंगी। जब ये yc आपके पास आ जाता है तो फिर आप इस राइट हैंड साइड को भी कंसीडर करते हैं, जिसे आपने yc निकालते वक्त 0 मान लिया। अब जब इस राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे जो कि फंक्शन ऑफ x होगा, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो yp होगा। इस yp को हमने लास्ट क्लास में मालूम किया था बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। उसमें हमने ये माना था कि जो राइट हैंड साइड है इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म होगी, या तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, या अलजेब्राइक होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस वाला होगा, या एक्सपोनेंशियल होगा, या इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। और फिर जो भी इसमें से g ऑफ x होगा, हम उसी को देखते हुए एक ट्रायल या एक ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है या yp की फॉर्म अज्यूम करेंगे, और हम मानेंगे कि yp इस तरह का होना चाहिए, और फिर उस yp की फॉर्म को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ y आ रहा है वहाँ yp, जहाँ y डैश आ रहा है वहाँ yp डैश, जहाँ y डबल डैश आ रहा है वहाँ yp डबल डैश, और फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो वो एक्स स्क्वायर वाली के बराबर होगी, कोफिशिएंट्स बराबर होंगे, एक्स वाली के कोफिशिएंट बराबर होंगे, कांस्टेंट भी बराबर होंगे। उनको सॉल्व करके हम जो हमने yp की फॉर्म अज्यूम करी है उसमें जो कोफिशिएंट आ रहे थे जो हमें नहीं पता थे, उन्हें मालूम करेंगे। और जब वो मालूम हो जाएंगे तो उन्हें वापस उस yp की अज्यूम्ड फॉर्म में रखवाएंगे, और वहाँ से yp आएगा। और yc पहले आ चुका था, yp आ गया, दोनों को हम जनरल सोल्यूशन मालूम करने के लिए कंबाइन कर देंगे। ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन आज हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड देख रहे हैं। यूँ कह लीजिए मेथड 2, और ये है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अगेन तरीका वही होगा कि यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन जो है वो बराबर होगा y इक्वल्स टू yc प्लस yp। yc वैसे ही आएगा, yc can be obtained as discussed in previous lectures। भाई ये तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अब जब yp आपको मालूम करना है, असल में तो ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है या जो पिछला मेथड था वो सिर्फ yp के लिए था। आज जब आप yp को फाइंड आउट करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर yp को मालूम करने के लिए हमारे पास एक आप कह लें कि एक तरीक़ेकार होगा या एक रेसिपी होगी। वो रेसिपी क्या होगी? सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि फर्ज कर लें अगर आपके पास yc आया है कुछ इस तरह का, c1y1 प्लस c2y2, मतलब अगर मान लेंगे सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर, तभी तो सिर्फ दो आपके पास सॉल्यूशन होंगे y1 और y2। अभी हम सेकंड ऑर्डर पे रखते हैं, तो जो yp होगा
इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में वो ये कहता है कि C1 की जगह आप अज्यूम करें कोई फंक्शन होगा U1 ऑफ x और आगे वही y1 प्लस C2 की जगह भी कोई फंक्शन होगा U2 ऑफ x। बस इस मेथड में आपने करना ये कि U1x और U2x को फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड U1x एंड U2x। बस इन दो को आपने फाइंड आउट करना। ये दोनों फाइंड आउट हो जाए, यहाँ रखवा दें, YC आया हुआ था, फिर दोनों को इस तरह से लिख दीजिए, खत्म। अब यकीनी तौर पे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो फिर यही हो गई कि U1x और U2x कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका होगा। सबसे पहले तो आप देख लें कि ये आपका स्टेप है। इसके बाद आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें आप रॉन्स्कियन निकालेंगे। हमने रॉन्स्कियन के बारे में पहले आपको बताया था कि अगर दो सॉल्यूशन आए y1 y2 तो ये रॉन्स्कियन 2/2 का बनेगा। अगर ये y1 y2 y3 आया होता तो फिर ये 3/3 का बनेगा। अभी 2/2 का बनेगा तो ये y1 होगा और y2 होगा, और जो भी सॉल्यूशन होंगे इन्हीं के डेरिवेटिव होंगे। ये हमारे पास, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये नॉन जीरो आना चाहिए। अगर तो ये जीरो आ गया तो फिर ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो आज का हमारा टॉपिक है ये वर्केबल नहीं होगा, ये काम नहीं कर सकेगा। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तब बात आगे बढ़ेगी। इसी स्टेप में आप W1 निकालेंगे, ये भी रॉन्स्कियन होगा। अगर W 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे बनेगा। W1 तो W तो हमने बता दिया, ये W से बनेगा। कैसे बनेगा? जो भी W के साथ नंबर लिखा होगा वो वाला कॉलम आपने W से हटा देना है। तो 1 कॉलम हटा दें, बाकी सेकंड कॉलम ऐसे लिख देंगे y2 प्राइम। तो फिर जब 1 कॉलम हटेगा तो इसकी जगह क्या आएगा? 0 f of x। क्या आ जाएगा? 0 f of x आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये f of x कहाँ से आ गया, ये किधर से आएगा? यकीनन मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले ये भी देखिए कि W कहाँ से आएगा। अब दोबारा आप रॉन्स्कियन में जाएंगे। सर जी बोलिए। सर ये W1 W2 ये मेथड है? अभी बताते हैं W1 कैसे आएगा। ये रॉन्स्कियन कहलाता है। ओके सर, मतलब इसके लिए मेथड है ना सर, यूज होता है? हाँ, तरीका है, अभी बताते हैं। आपको बताया था W1। सर ये रॉन्स्कियन में नीचे मतलब y1 y2 आता था और ऊपर इनका फर्स्ट डेरिवेटिव आता था ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में ट्रांसपोजिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। जी सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस अंदाज से लिख लें या वैसे लिख लें, ठीक है। ठीक है सर। अब ये हमारे पास W2 कैसे बनेगा? अब सेकंड कॉलम हटेगा W का, तो फर्स्ट वैसे ही रहेगा, यानी y1 प्राइम। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? अब यहाँ आ जाएगा 0 f of x। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में ये f of x का मतलब क्या है, क्योंकि हमें कहीं f of x लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा अभी। अब फर्ज कर लीजिए हमने ये डिटर्मिनेंट बना लिए, इनके भी कोई आंसर आएंगे। W1 W2 के आंसर 0 आ सकते हैं, पर W का आंसर 0 नहीं आएगा। अब असल बात क्या थी, मैंने आपसे क्या कहा था? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इन अननोन फंक्शंस को मालूम करना। ये जो
ये जो u1 और u2 हैं, ये जाहिर सी बात है अननोन होंगे, बस इनको मालूम करना है आप। अब इनको कैसे मालूम करेंगे? तो वो कहता है जो u1 है, जो आपको नहीं पता, इसका डेरिवेटिव जो है वो बराबर होगा W1 डिवाइड बाय W2 के। और जो U2 है, इसका डेरिवेटिव बराबर होगा, सॉरी, W1 ओवर W2, सॉरी W1 ओवर W, और U2 होगा W2 ओवर W। ये आपके पास, तो शायद आप बोले सर आपने कहा था कि हमारा बुनियादी काम जो है इस मेथड में U1 U2 निकालना है, तो वो तो आ गए, नहीं आए। ये U1 और U2 नहीं है, बल्कि उनके डेरिवेटिव है। तो आप माशाल्लाह समझदार रहेंगे, अगर इनके डेरिवेटिव आ चुके हैं तो फिर आप U1 U2 को कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट कर दे, यानी U1 कैसे आएगा भाई? जो आपने ये W1 ओवर W निकाला है, इसे इंटीग्रेट कर दे, तो अब ये U1 आ जाएगा। सिमिलरली इसे इंटीग्रेट कर दें तो U2 आ जाए। और फिर ऑब्वियसली आप इस पहले स्टेप पे वापस आ जाएंगे, जिसे मैं यहाँ पे 5वां स्टेप कह रहा हूँ, यानी कि yp बराबर है किसके, सॉरी yp बराबर है किसके, U1 x y1 प्लस U2 x y2। और फिर आखिर में आप जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, कि y बराबर होगा yc प्लस y2। अब ऑब्वियसली इस पूरी कहानी में मेरे हिसाब से 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि ये रॉन्स्कियन जो तीनों हैं ये कैसे बनाएंगे हम। अगर ये बन गए तो इन्हें डिवाइड करवाना तो मसला नहीं है, और अगर डिवाइड हो गए तो इंटीग्रेट करना भी कोई मसला नहीं है। तो असल काम है रॉन्स्कियन बनाना। और फिर दूसरी बात, ये एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा। ये 2 बातें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैंने आपको वाईपी निकालने की समरी बता दी। वो जो समरी हैगी वो कुछ इस तरह है। अब इसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वाईसी में पैरामीटर थे वो C1 C2 थे, लेकिन जब आपने YC को देखते हुए YP बनाया तो वहां पैरामीटर C1 C2 के बजाय U1 और U2 कर दी थी, पैरामीटर को वेरी कर दिया आप। तो इस हवाले से ये फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहलाता है। जब आप एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम आ रहे हैं एक क्वेश्चन की तरफ। मैं राइट हैंड साइड को इसकी रब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को रब कर रहा हूँ। सर जी सर, ये W1 W2 वैल्यूज इससे ज्यादा भी हो सकती है ना, जैसे बिल्कुल ज्यादा हो W3 सकती है, W4। बिल्कुल ज्यादा हो सकती है। और अभी सर ये और करेंगे भी C1 C2 इसी पे डिपेंड करेगा, C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस। बिल्कुल C1 C2 पे। अगर ये हमारे पास यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में Y1 Y2 Y3 आता है, तो फिर YP भी जो है वो क्या होगा, U1x Y1 प्लस U2x Y2 प्लस U3x Y3। उस हिसाब से फिर ये W1 W2 W3 बनेगा। और फिर ये हर W जो है वो 3x3 ऑर्डर का बनेगा। कैसे बनेगा? W क्या होगा, Y1 Y2 Y3, फिर इन्हीं के फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इन्हीं के सेकंड डेरिवेटिव। यस सर। ठीक है, फिर ये पहला वाला कॉलम हट जाएगा। यहाँ अब क्या आएगा वो अभी आपको बताते हैंगे, लेकिन अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं। तो फर्ज कर लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हैगा कि y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल टू x प्लस 1
e टू द पावर 2x कर लें। नजर आ रहा है ना भाई? यस सर। अब जरा मुझे बताइए इसको देखकर कि ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये इक्वेशन क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस सर। बिल्कुल है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजीनियस। क्या लीनियर है ये? अब आप लोगों की आवाजें नहीं आ रही। सर लीनियर है ना सर? यस सर बिल्कुल लीनियर। लीनियर है, क्योंकि किसी टर्म में भी y जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। कहीं पर भी y या y का डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। अगर कोई टर्म ऐसी आ जाए y डबल प्राइम इंटू वाई, या y डबल प्राइम अंडर रूट वाई, या y प्राइम इंटू वाई, या y इंटू वाई डबल प्राइम, या y स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम, अगर डेरिवेटिव ऑफ y या खुद y प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो फिर वो लीनियर नहीं होगी। तो फिलहाल ये लीनियर है। ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो, और होमोजीनियस सॉरी नॉन होमोजीनियस भी है, तो ऑब्वियसली जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। इसके लिए हमें वाई सी भी फाइंड आउट करना है और वाई पी भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी कंसीडर associated homogeneous differential equation। और वो कैसे आएगी? जब हम फंक्शन ऑफ x को जो कि इस वक्त राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है लेकिन अगर ये लेफ्ट पर होता तो आप राइट पे लेकर आते, हम इस फंक्शन ऑफ x को क्या मानेंगे? जीरो। यानी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब ये आ गई। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसकी क्या बनाएंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ above differential equation is, हाँ भाई क्या होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन? एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। बिल्कुल सही है, -4m प्लस 4 इक्वल टू 0। और जब आप यहां इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास m के आंसर आ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व इसे खुद करें। अब m के जो आपके पास आंसर आएंगे क्या आ रहे हैं, बल्कि मैं चाहूंगा सॉल्व कर ही लें आप। सर रिपीटेड आ रहे हैं। रिपीटेड आ रहे हैं, और रिपीटेड में क्या है? सर +2 आ रहा है। दोनों का +2 आ रहा है, यानी टू टाइम्स आ रहा है। ठीक है भाई, यानी एक m भी 2 है और दूसरा m भी 2 है, ऐसा ही है। m1 भी 2 जी और सर। m2 भी 2। तो अब हम क्या करेंगे, दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जरा बताइए क्या हो जाएगा? जी भाई, वाई सी बराबर होगा C1
y1 प्लस C2y2। यहां पर आप जरा मुझे बताएं कि y1 क्या होगा? e टू द पावर m1x और m1 क्या है यहाँ पे 2x, सही है। y2 क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि रिपीट हो गया तो x e टू द पावर m2x। अच्छा भाई, m2 भी क्या है यहाँ पर 2 ही है, ये हो। अब आप इसे जरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में रखवा दें y1 y2 को, तो क्या हो जाएगा yc आ गया c1 y1 की जगह e रेस टू द पावर 2x प्लस c2 y2 की जगह क्या आ जाएगा x e रेस टू द पावर 2x। तो ये तो हमारे पास काम हो गया कौन सा वाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला। आपने देखा यहाँ m की वैल्यूज 2 आई हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर थी। अगर ये थर्ड ऑर्डर होती तो फिर ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी हुई है क्यूबिक हो जाती, तो फिर m की 3 वैल्यूज आती। हो सकता है 3 में से 2 रिपीटेड होती, एक अलग होती, तो जो अलग वाली है उस पर केस 1 लगेगा, जो रिपीटेड होती है उस पर केस 2 लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया? नहीं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो कॉम्बिनेशन है yc और yp का। तो अभी तक तो हमने क्या निकाला है, yc। अब हम क्या मालूम करेंगे, yp मालूम करेंगे, ठीक है भाई। अब हम किस तरफ जाएंगे, आपको लेकर yp की तरफ। अच्छा, आपको पता है कि जूम जो है वो 40 मिनट्स का हमें सेशन दे रहा है, तो 40 मिनट्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो हम दोबारा लिंक भेजते हैं, वही होगा, आपको पता है आईडी वगैरह सब। तो मैं जैसे ही यहाँ बनता है हम आपको बोल देंगे कि दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए आप, मैं मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, तो फिर जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिएगा इसको। ऐसा ना हो कि कोई कहीं चला जाए, कोई 15 मिनट के बाद आए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जरा देखिए राइट हैंड साइड का जो बोर्ड है, yc को देखते हुए हम yp को अज्यूम करेंगे, और वो क्या होगा, नाउ the particular solution can be written as, हाँ जी, क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस yp को देखते हुए क्या होगा, c1 की जगह u1, और ये कोई फंक्शन होगा x का, y1 प्लस c2 की जगह, और ये कोई फंक्शन होगा x, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ मालूम करना है u1 और u2 को। तो अब मैं सिर्फ कुछ चीजें हटा रहा हूं, देखिए ये तो लिख लिया ना हमने। अब इस u1 u2 को मालूम करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेंगे, रॉन्स्कियन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, रॉन्स्कियन। और रॉन्स्कियन बनाने के लिए हमें y1 y2 के क्या चाहिए, डेरिवेटिव। हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। तो क्यों ना हम इन y1 और y2 के डेरिवेटिव निकाल लें। तो y1 का डेरिवेटिव ये रहा y1 e2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, e2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव ये रहा 2। सिमिलरली y2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये रहा y2। अब यहां अलजेब्राइक फंक्शन यानी x मल्टीप्लाई हो रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो यहाँ u इंटू वी का रूल लगेगा। तो ये पहला वाला बाहर हो जाएगा, यानी x बाहर, और इस e2x का डेरिवेटिव आएगा। e2x का डेरिवेटिव अभी बताया आपको 2e2x। अब e2x बाहर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव जो कि क्या हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा मुनासिब फॉर्म में लिख लें,
क्या हो जाएगा 2x e2x प्लस e2x। ठीक है भाई। अब ये जरा रॉस्कियन निकाल लीजिए, वो कैसे निकलेगा? डी रॉस्कियन डिटर्मिनेंट्स आर। तो ऑब्वियसली पहले हम बनाएंगे क्या? W। और वो W कैसे बनेगा भाई? y1 y2 और इन्हीं के डेरिवेटिव। ठीक है भाई, इन्हीं के डेरिवेटिव। तो बच्चों y1 क्या था? e2x, ये रहा। y2 क्या था? x e2x। y1 प्राइम क्या था? 2e2x। और y2 प्राइम क्या है? 2x e2x प्लस e2x। इसे सॉल्व कर लें, हमारे हिसाब से ये a हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो 2/2 के डिटरमिनेंट में क्या होता है? a मल्टीप्लाई होता है किससे? d से। e2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? मल्टीप्लाई करवा दें। क्या हो गया? डायरेक्ट करवाऊं? है? तो e2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x e की पावर 4x। सही है। और ये क्या हो गया? प्लस। सर एक स्टूडेंट को ऐड कर लें। अच्छा जी, हसान होगा, हसान अली। जी कर लिया। सही है भाई। अब ये माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए 2x और e की पावर क्या हो जाएगा? 4x। कुछ फर्क फायदा हुआ इससे? ये क्या हो गया? और रॉन्स्कियन क्या आ गया? e की पावर 4x। और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आप रखवा दें, कोई भी, जब उस वैल्यू को, इनफैक्ट आप x जीरो भी रखवाएंगे तो जब जीरो मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये जीरो हो जाएगा। और e की पावर जीरो जीरो नहीं होती, 1 होती है। तो हमने देख लिया कि हमारा रॉन्स्कियन जो है वो जीरो नहीं आया। अगर तो ये जीरो आएगा तो ये मेथड यहीं रुक जाएगा। पर शायद ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी और मेथड से सॉल्व हो, इससे नहीं हो। लेकिन अभी तो क्योंकि जीरो नहीं आया है, लिहाजा इजाजत है कि हम आगे जा सकते हैं। अब देखिए इस u1 के डेरिवेटिव को निकालने के लिए w के साथ साथ हमें